हेलो एवरीवन, हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग ऑल? कैसे हो सारे लोग? वेलकम टू इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी। यहाँ यूट्यूब पे हम लाइव है अनअकैडमी के चैनल के ऊपर, दैट इज लेट्स क्रैक सीबीएसई 9th एंड 10th। इस चैनल के ऊपर आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेटर्स, बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशनल कंटेंट एंड ए वेरी वेरी ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। सो गाइस, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए। और मेरे तरह 20 से ज्यादा एजुकेटर्स आपको इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर आपको 9th और 10th के बच्चे जो भी हैं, ठीक है, उनको लाइव पढ़ाने वाले हैं, है ना। तो आप यहाँ से हमसे काफी कुछ सीख सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को वन लेवल अप कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और नोटिफिकेशन के लिए आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलते रहे, उसके लिए आपको बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। ओके, चलो गाइस, सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज अबाउट द, देखो, जो सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आपको पढ़ा चुका हूँ सारे के सारे, है ना। हमने पूरे चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली है। नाउ इट्स टाइम दैट वी फोकस ऑन दी क्वेश्चंस। ठीक है, कि हम एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है उसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको हम डिस्कस करें। ठीक है, उनमें क्या क्या आपको किस किस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या उनका आंसर होना चाहिए, किस तरीके से उनको एक्सप्लेन करना है। लेट्स डिस्कस दिस टुडे। ठीक है, okay guys, so today we are going to discuss the most important questions from the NCERT exercise। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है, चाहे वो इंटेक्स क्वेश्चन हो, चाहे वो आपके पीछे की एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो, और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, इसके साथ साथ ही हम क्या करेंगे, एग्जाम्पलर के जो क्वेश्चन भी आपके वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्लीज इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा, आपके काफी कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट व्हिच हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम यू, देन हाउ टू राइट द आंसर, एंड इसका आंसर यही क्यों होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये सब डिस्कस करेंगे। ओके, सो प्लीज स्टे विथ मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो एंड विल गेट वेरी वेरी बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग टुडे विथ मी। ओके, चलो, सो गाइस एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आप लोगों को मेरे बारे में। गाइस, माई सेल्फ देवांशु गुप्ता, एज यू ऑल नो मी। ठीक है, मेरा नाम है देवांशु गुप्ता और मैं यहाँ पे अनअकैडमी के एक टीचर के रूप में आप लोगों को पढ़ाता हूँ। ठीक है, आई कैन टीच वेरियस सब्जेक्ट्स लाइक सोशल साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। ठीक है, बट ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल आई हैव असाइंड द ड्यूटी ऑफ टीचिंग यू गाइस फिजिक्स। तो मैं 9th और 10th के बच्चों को बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, फिजिक्स नहीं, सॉरी। ठीक है, मैं आपको क्या पढ़ाता हूँ, 9th और 10th के बच्चे जो है उनको पढ़ाता हूँ लाइव बायोलॉजी। और 9th के स्टूडेंट हो, 10th के स्टूडेंट हो, मेरे साथ जुड़ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी क्लासेस को अटेंड करिए और आपके सारे बायो के जो सिलेबस के बायो के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, वो आप मेरे साथ क्या कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हो। और अनअकैडमी के ऊपर भी आप मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। अनअकैडमी के ऊपर मेरी क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए, वहां पे जाके इस प्रोफाइल लिंक को सर्च करके फॉलो कर लीजिए। फॉलो करने से आपको मेरी क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, यू विल बी एबल टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस ऑफ माय अपकमिंग क्लासेस। ठीक है, तो वहां पे क्लिक के ऊपर लिंक करके आप ज्वाइन कर सकते हो क्लासेस को। ठीक है, चलो अब अनअकैडमी के ऊपर बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अनअकैडमी क्या है, कैसा प्लेटफॉर्म है? तो अनअकैडमी का जो प्लस प्लेटफॉर्म है, जहां पे आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना होता है। ठीक है, तो उसके दो तरह के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, पहला है प्लस प्लेटफॉर्म, दूसरा है आइकॉनिक। प्लस के ऊपर आपको मिलते हैं इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स। ठीक है, इंडिया के ऑल ओवर कंट्री से जो भी बेस्ट एजुकेटर्स आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं। ठीक है, आपको एक लाइव इंटरेक्टिव क्लास मिलती है जहाँ पे आप अपने डाउट सेशन पूछ सकते हो, आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो, टीचर के साथ बात कर सकते हो, उनके क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो, पोल्स का आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो आपको एक रियल क्लासरूम का एक्सपीरियंस मिलने वाला है। ठीक है, फिर आपको मिलते हैं लाइव टेस्ट और क्विजेस। यहाँ पे क्या मिलते हैं बेटा, आपको आपको मिलते हैं लाइव टेस्ट और क्विजेस। ठीक है, टेस्ट और क्विज आपकी परफॉर्मेंस का एनालिसिस करने में आपको हेल्प करते हैं, आपकी प्रिपरेशन का लेवल आपको बताते हैं कि आपको कितना आता है, कितना नहीं आता है, कौन सा आपका टॉपिक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और किस टॉपिक के ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो उसके लिए आपको टेस्ट देना होता है और टेस्ट के थ्रू आपकी जो परफॉर्मेंस होती है उससे ये एनालिसिस मिलता है आपको, दैट यू हैव टू, हाउ यू हैव टू मैनेज योर द सिलेबस और योर प्रिपरेशन फॉर द रिमेनिंग टाइम ऑफ द ईयर। ठीक है, उसके साथ साथ ही आपको क्रिएटिव कॉर्नर का एक्सेस मिलता है। क्रिएटिव कॉर्नर का एक्सेस मतलब यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज आपको यहाँ पे सीखने को मिलती है फ्रॉम द वेरी वेरी एक्सपर्टीज
फेलोशिप एक्सपर्टीज टीचर्स, ठीक है, जो अपनी अपनी फील्ड में काफी है, जैसे आप यहाँ पे ओरिगेमी सीख सकते हो, है ना, किस तरीके से आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पे सीख सकते हो। इसी के साथ आइकॉनिक में ये सारे बेनिफिट्स जो प्लस के हैं ये तो इंक्लूड होते ही होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको मिलता है पर्सनल मेंटर। अब पर्सनल मेंटर इज लाइक ए कोच, ठीक है, हु इज गोइंग टू गाइड यू इन योर प्रिपरेशन, ठीक है, आपको एक कोच मिलता है जो आपको गाइड करता है कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करना है। साथ ही साथ आपको मिलता है लाइव डाउट सॉल्यूशन। लाइव डाउट सॉल्यूशन मतलब आपको पढ़ते पढ़ते अगर कोई डाउट आ गया तो आपको टीचर यहाँ पे लाइव बैठ के आपको यहाँ पे लाइव डाउट का सॉल्यूशन यहाँ पे आइकॉनिक के ऊपर आपको मिलता है। साथ ही साथ मिलता है आपको पेरेंट कनेक्ट। पेरेंट कनेक्ट मतलब आपके पेरेंट्स के साथ मीटिंग होके और आपके पेरेंट्स के साथ अपनी आपकी प्रोग्रेस को डिस्कस किया जाता है। इट्स लाइक ए पेरेंट टीचर मीटिंग। एंड साथ ही साथ आपको मिलता है स्टडी प्लानर। स्टडी प्लानर जो आपके मेंटर होते हैं, आपको एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत आपको बना के देते हैं कि किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन को आगे कंटिन्यू करना है। तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ प्लस एंड दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ द आइकॉनिक, ठीक है। आप प्लस का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, आइकॉनिक का भी ले सकते हो। प्लस के सब्सक्रिप्शन के लिए अगर आप चाहें तो यहाँ पे देख सकते हो 6 मंथ का कोर्स अवेलेबल है आप लोगों के लिए, 12 महीने का कोर्स अवेलेबल है आपके लिए, है ना, 24 मंथ का कोर्स अवेलेबल है आप लोगों के लिए और 36 महीने का कोर्स अवेलेबल है। मतलब अगर हम कहें तो हाफ ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर एंड 3 ईयर के कोर्सेस अवेलेबल है। इन कोर्सेज के थ्रू आप क्या कर सकते हो, सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, ठीक है। जितना लंबा आप सब्सक्रिप्शन लेंगे आपकी नेट कॉस्ट जो है पर मंथ की उतनी ही कम हो जाएगी। और उससे भी ज्यादा अगर आपको बेनिफिट चाहिए प्लस के सब्सक्रिप्शन में तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हो। कोड यूज करने पे आपको 10% का और एडिशनल बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरा दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका है यहाँ पे अगर आप चाहें तो प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। प्लस के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है आपके 6 महीने से लेके 4 साल तक के लिए अवेलेबल है। 4 साल तक के लिए अगर आप 10th में हो तो आप 3 साल का ले लीजिए ताकि आपका 9th 10th 11th कवर हो जाएगा। और जो 9th के बच्चे हैं वो 4 साल का ले लीजिए ताकि आपका 9th 10th 11th 12th दोनों कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका, साथ ही साथ आपको क्रिएटिव कॉर्नर का एक्सेस भी मिलता है यहाँ पे। तो आपको बहुत सारी चीजें मिलती है। 4 साल, 3 साल, 2 साल, आप अपने अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हो, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन को मैनेज कर सकते हो जो भी आपको लेना है। और उस सब्सक्रिप्शन में आपको मैं हेल्प कर सकता हूँ अपने कोड के साथ, आपको 10% का और एडिशनल बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। सो गो यूज द कोड DGCBSC। DGCBSC यूज करिए या SP Dev10 यूज करिए, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। चलो, इसके साथ साथ ही आप क्रिएटिव कॉर्नर्स के एक्सेस कर सकते हो। क्रिएटिव कॉर्नर्स में बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे सिखाई जाती है। ये सारे टॉपिक्स आपके हैं यहाँ पे जिसपे ऊपर आपको क्रिएटिव कॉर्नर्स में कुछ लाइव क्लासेस मिलती है, ठीक है। द टॉपिक्स आर लाइक पोएट्री, स्टोरी टेलिंग, डिबेटिंग, मैजिक ट्रिक्स, ओरिगेमी, पब्लिक स्पीकिंग एंड वेरियस एक्टिविटीज आर देयर, ठीक है। तो आप उन क्लासेस को भी अटेंड कर सकते हो। अगर आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप के ऊपर जुड़ना चाहते हो, सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो सिंपली गूगल प्ले स्टोर पे जाइए। वहां पे आपको क्या करना है, सिंपली अनअकैडमी ऐप को, लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। इस तरीके के इंटरफेस में जाके आपको क्या करना है, सब्सक्रिप्शन लेना है। और सब्सक्रिप्शन के लिए जो कोड यूज करना है वो है आपका DGCBSC, ठीक है। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड एंड गेट द 10% एडिशनल बेनिफिट ऑन योर सब्सक्रिप्शन अमाउंट, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस। एनसीईआरटी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने आपसे ये भी कहा था पहले कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं पहले। तो पहले हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिए हुए हैं हमको फ्रॉम द टॉपिक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन वाले टॉपिक से हमको जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। चलो, तो पहला ऑप्शन दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है पेज नंबर 95 पे, इंटेक्स क्वेश्चन है। Why is diffusion is insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organism like humans, ठीक है। कि डिफ्यूजन इनसफिशिएंट क्यों होता है, ठीक है। Why the diffusion is insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organism like humans। ह्यूमंस के अंदर जो हमारी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट को हम डिफ्यूजन की मदद से फुलफिल क्यों नहीं कर सकते, व्हाट आर द रीजंस, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे देखिए डिफ्यूजन जो होता है क्या होता है, डिफ्यूजन इज ए मूवमेंट ऑफ substances from an area of high concentration to the lower to a area of lower concentration, ठीक है।
तो डिफ्यूजन क्या होती है? डिफ्यूजन बेसिकली इट इज ए प्रोसेस, ठीक है, क्या होती है? एक प्रोसेस होती है जिसमें सब्सटेंसेस मूव करती है आपकी फ्रॉम दी हायर कंसंट्रेशन लेवल टू दी लोअर कंसंट्रेशन लेवल, ठीक है। अब डिफ्यूजन में जो होता है आपका, जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी जो होती है, उनकी बॉडी में क्या होता है बेटा, सिर्फ एक ही सेल की बॉडी बनी होती है, तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। उनकी बॉडी के अंदर जितने भी सेल होते हैं, सेल कितने होते हैं? सिर्फ सिंगल सेल है, और यूनिसेलुलर में सिर्फ एक ही सेल होगा। तो जो एक ही सेल की बॉडी होती है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है। तो उनके अंदर जो भी गैसेस का एक्सचेंज होता है, जो भी उनको किसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, वो डिफ्यूजन के थ्रू क्या कर सकते हैं? एनवायरमेंट और सेल, ठीक है, एक्सचेंज करके, गैसेस एक्सचेंज करके उसको फुलफिल कर सकता है। लेकिन अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उनकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर होता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर मिलियंस ऑफ द सेल प्रेजेंट होते हैं, और मिलियंस ऑफ द सेल्स जो होते हैं आपके, वो क्या करते हैं? लगातार कुछ ना कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करते होते रहते हैं, और फंक्शंस को या फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे होंगे, उनको लगातार एनर्जी की जरूरत चाहिए होती है। और एनर्जी कहां से मिलती है? रेस्पिरेशन से, ठीक है। तो उस एनर्जी के रेगुलर सप्लाई के लिए जरूरत होती है ऑक्सीजन की। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर आप देखोगे तो डिफ्यूजन आपका इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि बॉडी के जितने भी सेल हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपके जो एक्सटर्नल, जो आपकी सरफेस होती है, स्किन वगैरह, वहां के सेल्स आपके डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं किसके साथ? वो कांटेक्ट में होते हैं आपके किसके साथ बेटा? एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है। तो अगर सिंपल डिफ्यूजन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होने लगेगा तो बेसिकली एक तो ये क्या है, काफी ज्यादा स्लो प्रोसेस है। वो काफी ज्यादा स्लो प्रोसेस है तो आपका उतना फास्ट आपका ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा ऑक्सीजन का, जितना फास्ट होना चाहिए। और उतना फास्ट अगर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा तो रेस्पिरेशन नहीं होगा, और रेस्पिरेशन नहीं होगा तो जो सेल्स है उनको लगातार एनर्जी का सप्लाई नहीं मिल पाएगा, ठीक है। इसलिए हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर आपका डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस एक्सचेंज नहीं होता है, या ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं किया जाता है। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एक स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसके अंदर एक लिक्विड होता है ब्लड, जो लगातार फ्लो करता है और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, ठीक है। सो अंडरस्टूड। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आंसर क्या है, क्या क्वेश्चन था, क्यों पूछा गया था। सिंपल। चलो नेक्स्ट। व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू फाइंड आउट समथिंग इज अलाइव, ठीक है। किसी भी चीज को अलाइव हम कब बोलते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे पूछा है कि कोई चीज लिविंग है, कोई चीज नॉन लिविंग है, ये कैसे पता चलता है? किस क्राइटेरिया के बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं दैट समथिंग इज अलाइव एंड समथिंग इज नॉन अलाइव? बताओ, ठीक है। तो आपको बताना है यहाँ पे क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया है आपको, सॉरी पहला ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है। तो अब देखो, दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होता है आपका लिविंग बीइंग और दूसरे होते हैं नॉन लिविंग बीइंग, है ना। लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग होते हैं। अब देखो यहाँ पे क्राइटेरिया जो हम यूज करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग कहने के लिए, तो क्या होता है, कुछ बेसिक आपके क्राइटेरिया होते हैं। वो क्राइटेरिया होती है कि उनके अंदर क्या हो रही है, अगर ग्रोथ ग्रोथ हो रही है मतलब तो वो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, लिविंग बीइंग होगा। क्योंकि ग्रोथ कब होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर? ग्रोथ कब होती है बेटा? जब उसके सेल्स डिवाइड कर रहे हो। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि ये वाटर बोतल का आज 1 लीटर की है, कल ये 2 लीटर की हो जाएगी, क्या? नहीं होगी। क्यों? बिकॉज इज ए नॉन लिविंग सब्सटेंस, इट कैन नॉट डिवाइड इटसेल्फ, ठीक है। यहाँ पे जो सेल्स हैं, ये यहाँ पे सेल्स होते ही नहीं है, और सेल्स नहीं होंगे तो अपने आप को डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन लिविंग बीइंग की बॉडी के अंदर क्या होती है, लाइफ प्रेजेंट होती है। और लाइफ हमेशा किससे मिलकर बनी होती है? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो, ठीक है, हर एक किससे मिलकर बना हुआ है? उसकी जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट है सेल, ठीक है। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर ग्रोथ देखी जाती है, ठीक है, मूवमेंट देखी जाती है, और उस क्राइटेरिया, उस बेसिस पे हम क्या कहते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को कहते हैं कि हाँ ये ऑर्गेनिज्म लिविंग है, और आपका क्या है, ये ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग है, ठीक है। जैसे मोबाइल की बात करूं तो मोबाइल जो है आपका, ठीक है, इसके अंदर आपको ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी अपने आप से, ठीक है। इसकी साइज नहीं बढ़ जाएगी, इसकी विड्थ नहीं बढ़ जाएगी, लेंथ नहीं बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने आप को देखोगे तो आप क्या थे, छोटे से इतने से बड़े आए थे जब आपकी बर्थ हुआ था, ठीक है। फिर धीरे धीरे आपके बॉडी के सेल्स डिवाइड करते गए तो आप में ग्रोथ होती गई, आपकी हाइट बढ़ती गई, बॉडी का स्ट्रक्चर बढ़ता गया, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को बताने का कि कोई ऑर्गेनिज्म अलाइव है, मतलब लिविंग है, और कोई ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग है, ठीक है। क्लियर? तो क्या होता है, देयर आर सम लाइफ प्रोसेस व्हिच आर फंडामेंटल क्राइटेरियन दैट कैन बी यूज्ड टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट, ठीक है। क्या होती है, कुछ फंडामेंटल लाइफ प्रोसेस होती है जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं,
जिस पे बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि कोई वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट। ठीक है, चलो नेक्स्ट। व्हाट आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज बाय एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा यूज किए जाने वाले आउटसाइड रॉ मटेरियल कौन कौन से होते हैं। पहला ऑप्शन दिया है आपको, सॉरी कौन कौन से होते हैं। ठीक है, पहला दिया है आपको वेरियस आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज बाय एन ऑर्गेनिज्म आर एज फॉलोस। कौन कौन से होते हैं। पहला दिया है फूड एज ए सोर्स ऑफ सप्लाइंग एनर्जी एंड मटेरियल्स। दूसरा दिया है ऑक्सीजन फॉर ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू ऑब्टेन एनर्जी। Water for proper digestion of food and other functions inside the body. The raw material required by an organism will vary depending on the complexity of organism and its environment. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, देखो अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर कौन कौन सी ऐसी सब्सटेंसेस होती है जिसको उसको बाहर से लेना पड़ता है, मतलब बाहर से एक्वायर करना पड़ता है, बाहर से लेना पड़ता है अपनी बॉडी को सस्टेन करने के लिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपका क्या है ना, पहला ऑप्शन अगर आप देखोगे यहाँ पे तो क्या है बेटा, एक मिनट गाइस, जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस, जस्ट गिव मी अ मिनट, है ना। चलो गाइस, तो कौन कौन से होते हैं, देखो जो आउटसाइड रॉ मटेरियल एक ऑर्गेनिज्म यूज करता है वो होते हैं आपके कुछ अलग अलग रॉ मटेरियल्स। पहला होता है फूड। फूड किस किस के लिए, चीज के लिए चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है ऑर्गेनिज्म को एनर्जी के लिए, है ना। किस चीज के लिए चाहिए होता है फूड, फूड को हमको क्यों ऑब्टेन करते हैं बाहर से, ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिले। ठीक है ना, वो क्योंकि फूड क्या होता है, फूड इज ए सोर्स ऑफ सप्लाइंग एनर्जी एंड मटेरियल्स। दूसरा होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को क्यों यूज किया जाता है, ऑक्सीजन को बाहर से क्यों हम ऑब्टेन करते हैं, है ना। तो रॉ मटेरियल आपका होता है ये भी, जिसको हम बाहर से लेते हैं, आउटसाइड रॉ मटेरियल होता है, ताकि हम क्या कर सके, जो फूड हमने ऑब्टेन किया है, जो फूड को हमने क्या किया है ना, हमने क्या किया है, यूज किया है एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, ताकि उसका ब्रेक डाउन करके हम क्या कर सके, ऑब्टेन एनर्जी को ऑब्टेन कर सके। और तीसरा होता है वाटर। वाटर की भी जरूरत हमको पड़ती है हमारी बॉडी को, ये भी हमारा क्या होता है, आउटसाइड रॉ मटेरियल होता है। ठीक है, क्यों होता है, ताकि जो फूड का प्रॉपर डाइजेशन हो सके। और सेल के अंदर ऐसी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जो एक्वस मीडियम में होती है, जिसके लिए वाटर की जरूरत पड़ती है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं आपकी, ठीक है, इसके लिए आपको क्या पड़ता है, इसके लिए आपको जरूरत पड़ती है किस चीज की, पानी की, ऑक्सीजन की, फूड की। दैट्स व्हाई द बोल थ्री आर दी वेरी वेरी एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है, फूड के बिना अगर हमको एनर्जी नहीं मिलेगी, तो एनर्जी नहीं मिलेगी तो हमारे सेल्स को क्या हो जाएगी, सेल्स की डेथ हो जाएगी, क्योंकि वो उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो एज ए फूड हम क्या करते हैं, फूड हमको एक को क्या होता है, एनर्जी देता है। ठीक है, किस तरीके से देता है, जब फूड का ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है, तो फूड का जब ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन कौन करेगा, ऑक्सीजन करेगा, और ऑक्सीजन उस ऑक्सीडेशन करके उसको ब्रेक डाउन कर देगा। ब्रेक डाउन करने की प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन, जिससे हमको मिलती है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और तीसरा होता है वाटर। वाटर तो हम सबको पता है, वाटर इज अ वेरी वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, जो लाइफ सबसे पहले ओरिजिनेट हुई थी वो भी कहाँ हुई थी, पानी के अंदर ही हुई थी, है ना। सबसे पहली लाइफ इस अर्थ के ऊपर कहाँ ओरिजिनेट हुई थी, वाटर के अंदर ही हुई थी। ठीक है, और वाटर इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर द वेरियस वेरियस एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है,
सेल के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रोसेसेस होती है, लाइक आपका डाइजेशन जो होता है फूड का, है ना, और हमारी सेल्स के अंदर बहुत सारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है उसको परफॉर्म करने के लिए जो मीडियम चाहिए होता है वो मीडियम एक्वस मीडियम में होती है, ठीक है। इसलिए बहुत सारी चीजें जो होती है, आपका फूड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, वाटर हो गया, दीज आर दी एसेंशियल आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, विच हेल्प आवर बॉडी टू मेंटेन इट्स लाइफ, ठीक है, हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, ठीक है, इन आउटसाइड रॉ मटेरियल्स की हमको जरूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ, ठीक है, कौन सी ऐसी प्रोसेसेस है जिसको आप लाइफ, ठीक है, व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ, ठीक है। तो पहला यहाँ पे आंसर देखिए आप, लाइफ प्रोसेसेस सच एज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन एक्सेट्रा आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ, ठीक है। कौन कौन सी प्रोसेसेस होती है बेटा, पहले अगर यहाँ पे देखोगे आप, ठीक है, तो लाइफ प्रोसेसेस पहले किसको कहते हैं हम, लाइफ प्रोसेसेस वो लाइफ प्रोसेसेस which are essential for the maintenance and sustenance of life, है ना, हमारी लाइफ को मेंटेन और सस्टेन करने के लिए जो प्रोसेसेस होती है उनको कहा जाता है लाइफ प्रोसेसेस। और ऐसी लाइफ प्रोसेसेस कौन कौन सी होती है, जो बेसिक लाइफ प्रोसेसेस होती है वो बहुत सारी होती है, जैसे कि आपका क्या हो गया, मैंने आपको नाम बताया था मिसेस ग्रेंट, मिसेस ग्रेंट में आपका देखोगे एम जो वर्ड है आपका, ठीक है, एम अल्फाबेट किसके लिए होता है, मूवमेंट के लिए, आर होता है रेस्पिरेशन के लिए, एस होता है सेंसिटिविटी के लिए, जी का होता है ग्रोथ, आर का होता है वापस रिप्रोडक्शन, ई का होता है एक्सक्रीशन, है ना, एन का होता है न्यूट्रिशन एंड टी का होता है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो ये सारी क्या होती है, आपकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो बेसिक लाइफ प्रोसेसेस होती है, ठीक है, इनमें से सारी की सारी लाइफ प्रोसेसेस आपकी बेसिक और एसेंशियल और नेसेसरी लाइफ प्रोसेस होती है। सिर्फ रिप्रोडक्शन को हम छोड़ दें, क्योंकि बिना रिप्रोडक्शन के भी आपकी क्या हो जाती है, बिना रिप्रोडक्शन के भी आपका क्या हो जाता है, आपकी लाइफ मेंटेन की जा सकती है, आप लाइफ को सस्टेन कर सकते हो। लेकिन कुछ प्रोसेसेस ऐसी होती है जिसमें से अगर हम बात करें चार प्रोसेसेस की, पहला हो गया न्यूट्रिशन, दूसरी होगी रेस्पिरेशन, तीसरी होगी ट्रांसपोर्टेशन और चौथा हो गया एक्सक्रीशन। बिना इन चार प्रोसेसेस के हमारी बॉडी अपने आप को परफॉर्म अपने सारे जो फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म नहीं कर सकती, तो और हमारी जो लाइफ है उसको सस्टेन और मेंटेन नहीं करके रख सकती। तो इन हमारी अगर लाइफ को क्या करना है, मेंटेन करके रखना है, तो इन चारों प्रोसेसेस का लगातार रेगुलर अच्छे से परफॉर्म होना जरूरी है। दैट प्रोसेसेस आर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। चलो अब आ जाइए नेक्स्ट पेज नंबर 101 पे। पेज नंबर 101 पे आपको क्या दिया है, पेज नंबर 101 पे आपको दिया है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। तो प्योर आपका न्यूट्रिशन से क्वेश्चन पूछा गया है, और न्यूट्रिशन कौन सा न्यूट्रिशन से पूछा गया है, मोड्स ऑफ द न्यूट्रिशन से आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि मोड्स ऑफ द न्यूट्रिशन जो आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑटोट्रोफिक और दूसरा होता है हेटरोट्रोफिक, ठीक है। आप सब लोगों को पता है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन मतलब, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रोफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या कर सकते हैं, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें आपका ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपना खाना खुद से प्रिपेयर कर सकता है, खुद से सिंथेसाइज कर सकता है बाय यूजिंग द सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल सच एज CO2 एंड वाटर, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच an organism can synthesize its own food by using the simple inorganic raw materials such as CO2 and water in the presence of chlorophyll and sunlight, ठीक है। इसको कहते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। दूसरा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज दैट काइंड ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which the organism cannot synthesize their own food, they have to directly or indirectly dependent on the अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड नीड्स, ठीक है। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहा जाता है यहाँ पे हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। हेटरो का मतलब अदर्स और न्यूट्रिशन का मतलब फूड, है ना। ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। तो जो अपना न्यूट्रिशन दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिराइव करते हैं, उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है, सॉरी ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहा जाता है हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में आपको किस चीज की जरूरत होती है, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन इज क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड, ठीक है। यहाँ पे किस चीज की जरूरत होती है बेटा, है ना, जो आपका सिंथेसिस हो रहा है, किसका, फूड का सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। तो फूड का सिंथेसिस आपका किसके थ्रू हो रहा है, CO2 और वाटर को यूज करके सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है।
तो सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, तो सनलाइट को ट्रैप करने के लिए यहाँ पे क्लोरोफिल की जरूरत होती है। ठीक है, किसकी जरूरत पड़ती है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल क्या होता है? इट इज अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन दी प्लांट सेल। प्लांट सेल में जो क्लोरोप्लास्ट होता है वहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल क्या होता है? इट इज अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट विच इज रिक्वायर्ड टू ट्रैप द सोलर एनर्जी। जो आपकी सनलाइट आ रही है, सनलाइट को ट्रैप करके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए आपका किसकी जरूरत होती है? क्लोरोफिल की जरूरत होती है ना। और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में यहाँ पे क्लोरोफिल इज नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे आपका ये अपना फूड का सिंथेसिस खुद से कर ही नहीं सकते, तो जब कर ही नहीं सकते तो क्लोरोफिल की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि लाइट एनर्जी को ट्रैप यहाँ पे इन लोगों को करना ही नहीं होता है। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है बेटा? है ना, फूड इज जनरली प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग ऑल डे टाइम। ठीक है, जब आपका सनलाइट आपकी आती रहेगी, जब जब आपकी क्या होगी? सनलाइट आती रहेगी, उस टाइम पे आपका क्या हो सकता है? उस टाइम पे ही आप सिर्फ खाना बना सकते हो। लेकिन यहाँ पे तो क्या होता है बेटा? फूड कैन बी ऑब्टेन्ड एट एनी टाइम ऑल द टाइम। ठीक है, यहाँ पे तो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, और दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है तो यहाँ पे ऐसी कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होती है। यहाँ पे जो फूड रहता है वो उसको आप कभी भी ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देखिए इसके जो एग्जांपल है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल क्या होंगे? ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब एक तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट हो। और क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? सारे ग्रीन प्लांट में और सम बैक्टीरिया में। ठीक है, बैक्टीरिया कौन से होते हैं? जैसे हो गया आपका ब्लू ग्रीन एल्गाई जिसको हम बोलते हैं बीजीए, और साइनोबैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म कर सकते हैं, जो अपना खाना खुद से बना सकते हैं। और सारे ग्रीन प्लांट एग्जाम्पल होते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स का जिनके अंदर ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। और हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब सारे एनिमल्स, जितने भी इस अर्थ में एनिमल है, सारे के सारे कैसे हैं? हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के थ्रू अपनी फूड रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। दूसरा हो गया एंड फंगाई हैव दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो क्या होता है? ऑल एनिमल्स एंड फंजाई। ठीक है, जो फंगाई होती है आपकी, फंगाई में भी क्या होता है? जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है? हेट्रोट्रोफिक होता है। ठीक है, क्लियर? चलो गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट वेयर डू प्लांट गेट्स ईच ऑफ द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं वो प्लांट्स को कहाँ से मिलते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, पहले उसके रॉ मटेरियल को हम समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है प्लांट्स को इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो दो रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं प्लांट को। पहला होता है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा होता है वाटर, और तीसरा होता है सनलाइट। ठीक है, तीन ये सारे क्या होते हैं? तीन आर दी दिस थ्री आर दी रॉ मटेरियल्स व्हिच इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है प्लांट को? तो प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड जो मिलती है वो कहाँ से मिलती है? एटमॉस्फेयर से मिलती है। ठीक है, एटमॉस्फेयर जो होता है, हम सब कहाँ रहते हैं? अभी हमारे आसपास जो रहने वाला जो आपका क्या होता है? ब्लैंकेट ऑफ एयर, जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में हमारी एयर प्रेजेंट होती है, और एयर के अंदर आपकी एक जो गैस है CO2 वो भी प्रेजेंट होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी कहाँ से मिलती है प्लांट को? इट इज taken from the atmosphere through the stomata। अब स्टोमेटा क्या होते हैं? स्टोमेटा आर दी पोर्स फॉर दी गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, इस लीव्स के अंदर, लीव्स जहां पे आपका फोटोसिंथेसिस होना है, क्योंकि क्लोरोफिल वहां पे प्रेजेंट होते हैं, तो आपने देखा होगा कि लीव्स के अंदर क्या होते हैं? जनरली ये भी पाया जाता है स्टोमेटा, है ना। तो स्टोमेटा क्या करता है? CO2 को एटमोस्फियर से क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है ना। स्टोमेटा क्या करते हैं? गेट्स दी CO2 फ्रॉम दी एटमोस्फियर। दूसरा आपका रॉ मटेरियल जो होता है फोटोसिंथेसिस का, वो होता है वाटर। और वाटर कहाँ से मिलता है? सॉइल से। ठीक है, कौन एब्सॉर्ब करता है? रूट्स, है ना। रूट्स क्या करती है? उस वाटर को एब्सॉर्ब करती है, और जाइलम टिश्यू के थ्रू क्या कर देती है? पूरे जो सेल्स होते हैं, सॉरी, जितने भी पार्ट से प्लांट के, उनमें ट्रांसपोर्ट कर देती है। तीसरा ऑप्शन दिया है सनलाइट। सनलाइट क्या करता है बेटा? सनलाइट जो कहां से आती है? सूरज से आती है। ठीक है, सन से आती है ना। सनलाइट विच इज एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल। सनलाइट को कौन एब्जॉर्ब करता है? क्लोरोफिल करता है। क्लोरोफिल क्या करता है? सन से आने वाली लाइट, सोलर एनर्जी को क्या करता है? ट्रैप कर देता है ना। और आपके जो अदर ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट के, जैसे स्टेम हो गया, लीफ हो गया, ये सब क्या करते हैं? इनके अंदर जो भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो क्या कर लेते हैं? सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कहां से?
सन से आने वाली लाइट को ट्रैप कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तीनों रॉ मटेरियल होते हैं आपका, सनलाइट, वाटर और आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमको अलग अलग सोर्सेज के थ्रू मिलता है। CO2 मिलता है आपको एटमोस्फियर से। ठीक है, जिसको कौन एब्जॉर्ब करता है, जिसको करता है स्टोमेटा के थ्रू, लीव्स के अंदर चले जाते हैं। दूसरा है आपका वाटर, वाटर को कौन एब्जॉर्ब करती है, रूट्स, है ना, सॉइल से क्या कर लेती है, वाटर को रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती है ना, और क्या कर देती है, रूट्स फिर बाद में एब्जॉर्ब करने के बाद उस वाटर को डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं प्लांट के, वहां पे ट्रांसपोर्ट कर देती है। तीसरा ऑप्शन दिया है सनलाइट, सनलाइट आपको कहां से आती है, सन से आती है, जिसको क्लोरोफिल ट्रैप कर लेता है ना। चलो नेक्स्ट, what is the role of acid, what is the role of acid in our stomach, स्टमक में हमारे स्टमक में एसिड का क्या रोल होता है। ठीक है, तो एसिड का जो हमारे स्टमक में जो कौन सा एसिड पाया जाता है, HCl, विच इज सिक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड। स्टमक में हमारे ग्लैंड जो होते हैं उनका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो क्या करते हैं, एक सिक्रीशन करते हैं जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस का एक कंपोनेंट होता है आपका HCl, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो स्टमक के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है सबसे पहले, तो वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब इस एसिड का काम क्या होता है, ये जो फूड को थोड़ा डिसॉल्व करता है और क्या करता है, उसको एसिडिक मीडियम क्रिएट। ठीक है, HCl है, एसिड है, तो जो मीडियम कैसा क्रिएट करेगा, एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा। ठीक है, अब इसी एसिडिक मीडियम में क्या होता है, जो आपका एंजाइम होता है पेप्सिन, है ना, पेप्सिन इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं पेप्सिनोजन। ठीक है, तो उस पेप्सिनोजन को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, दैट इज पेप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है आपको, आपको जरूरत होती है एसिडिक मीडियम की, जो आपका कौन प्रोवाइड करता है, HCl प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो HCl बेसिकली क्या करता है, पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है पेप्सिन के रूप में। ठीक है, तो पेप्सिन क्या है, पेप्सिन की जरूरत पड़ती है हमको प्रोटीन के डाइजेशन में। ठीक है, तो पहला रोल तो ये हो गया एसिड का हमारा। दूसरा एसिड का रोल क्या होता है हमारी बॉडी में, ठीक है, जो खाने के साथ अगर आपके कोई बैक्टीरिया या वायरस आपकी बॉडी के अंदर चले गए हैं, ठीक है, तो उनको जैसे ही एसिड की क्या आते हैं, एसिड के अंदर पहुंचते हैं, एसिड के अंदर आपके वो चपेट में आते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, बिकॉज दे कैन नॉट सर्वाइव द that much higher amount of or the higher acidic levels of the pH। ठीक है, तो इसलिए आपका क्या होता है, जो एसिड का जो रोल होता है, पहला रोल होता है पेप्सिनोजन को एक्टिव करना। ठीक है, पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है पेप्सिन के अंदर, और दूसरा होता है बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, किल कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम का क्या फंक्शन होता है। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम कहते हैं किसको है सबसे पहले तो, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे सोचिए, डाइजेस्टिव एंजाइम उनको कहते हैं ऐसे एंजाइम जो आपको डाइजेशन की जो प्रोसेस है उसमें हेल्प करते हैं। ठीक है, ऑल दोस एंजाइम्स आर कॉल्ड एज द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, मतलब ऐसे एंजाइम्स जिनका कहीं ना कहीं डाइजेशन की प्रोसेस में छोटा या बड़ा कोई रोल होता है, ऐसे एंजाइम्स को कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहते हैं। अब कैसा रोल होता है, क्या करते हैं, तो जो डाइजेशन में हमने देखा है कि डाइजेशन में हम क्या करते हैं, फूड का ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, तो ऐसे एंजाइम्स जिसकी मदद से डाइजेशन की प्रोसेस थोड़ी फास्ट होती है, या फिर उनकी प्रेजेंस की होने की वजह से जो डाइजेशन और ब्रेक डाउन जो होता है फूड का, वो आसानी से हो जाता है, ऐसे एंजाइम्स को कहा जाता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब कौन कौन से होते हैं, अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें हम, तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स बहुत सारे हमारी बॉडी में, जैसे आपका क्या हो गया, सलाइवरी अमाइलेज हो गया, है ना, अमाइलेज हो गया, लाइपेज हो गया। ठीक है, कौन सा हो गया, पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, ये सब क्या है, ये सारे एंजाइम्स ही तो है, इनको हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स से तो बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारा फूड का जो कंपोनेंट होते हैं, है ना, जैसे लाइपेज हो गया तो फैट्स का क्या करता है, डाइजेशन करता है। पेप्सिन और ट्रिप्सिन हो गया, प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। अमाइलेज हो गया, किसका डाइजेशन करते हैं, अमाइलेज करता है आपका किसका डाइजेशन बेटा, अमाइलेज जो होता है वो किसका डाइजेशन करता है, प्रोटीन्स सॉरी कार्बोहाइड्रेट्स का, स्टार्च का डाइजेशन करता है। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, है ना, डाइजेस्टिव एंजाइम्स का फंक्शन होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स सच एज अमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन एक्सेट्रा हेल्प इन द ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स इनटू द सिंपल वंस। ठीक है, तो डाइजेस्टिव एंजाइम मतलब यहाँ पे ये नाम से ही समझ जाओ आपका इनका रोल क्या होता है, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, बाय ब्रेकिंग द कॉम्प्लेक्स food particles into the simple ones. The simple particles can be easily absorbed by the blood and thus transported to all the cells of the body। अब इनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट क्यों करना पड़ता है, क्योंकि सिंपल पार्टिकल्स जो होते हैं उनको ब्लड आसानी से एब्जॉर्ब कर सकता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद ब्लड के थ्रू उनको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर सकता है, जहां पे सेल्स
ठीक है, क्या कर सकते हैं, उसको यूटिलाइज करके एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रोल होता है आपका डाइजेस्टिव एंजाइम्स का। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन को किस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि वो फूड का एब्जॉर्प्शन कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर है, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको पता है, स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसके अंदर मिनट बहुत सारी मिलियंस ऑफ दी क्या होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ जाना। ठीक है, ये इस तरीके से मिनट लाइक क्या होती है, सॉरी सॉरी सॉरी, इस तरीके से विलाई प्रेजेंट होती है, जो वॉल होती है हमारी, इस तरीके की विलाई, छोटे बड़े न्यूमरस क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं आपके, जो प्रेजेंट होते हैं आपके का स्मॉल इंटेस्टाइन की इंटरनल सरफेस पे। दिस विलाइज इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर मोर एफिशिएंट फूड एब्जॉर्प्शन। ये जो विलाई होती है हमारी क्या कर देती है, हमारी जो विलाई होती है क्या कर देती है बेटा, ये जो हमारा सरफेस एरिया होता है उसको बढ़ा देती है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सरफेस एरिया होता है उसको बढ़ा देती है। बढ़ने से क्या होता है, ज्यादा फास्टर रेट से आपका फूड का एब्जॉर्प्शन हो सकता है। Within this villi, many blood vessels are present that absorb the digested food and carry it to the bloodstream। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये सारी क्या है बेटा, ये सारी इतनी सारी विलाइज यहाँ पे प्रेजेंट है, और इस विलाइज के अंदर अगर आप देखोगे तो ये ब्लड कैपिलरीज यहाँ पे आपकी, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज से सराउंडेड होती है। तो जब भी आपका क्या होता है, ठीक है, तो जो भी ये विलाइस क्या करती है, जो भी विलाइस को क्या करती है, विलाइस जो भी फूड का एब्जॉर्प्शन करती है उसको क्या कर देती है, उसको एब्जॉर्ब करने के बाद सीधे ब्लड स्ट्रीम में यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर देती है, ताकि क्या हो जाए, ब्लड आपका एब्जॉर्ब फूड डायरेक्टली फास्टली क्या चल जाए, ब्लड स्ट्रीम में चले जाए। ठीक है, फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम द एब्जॉर्ब फूड इज डिलीवर्ड टू ईच इन द एवरी सेल ऑफ द बॉडी। ठीक है, ब्लड हमारा क्या होता है, ब्लड हमारा बॉडी के हर एक सेल तक, हर एक ऑर्गन तक आपका ट्रेवल करता है, ट्रांसपोर्ट होता है। तो वो क्या हो जाएगा, जब ब्लड के साथ आपके न्यूट्रिएंट्स मिक्स हो जाएंगे, फूड आपका डाइजेस्टेड फूड मिक्स हो जाएगा, तो ब्लड क्या कर देगा, उसको डिलीवर कर देगा ईच एंड एवरी सेल को, जिसको किसकी जरूरत है, जिसको उस फूड की, डाइजेस्टेड फूड की जरूरत है। ठीक है, तो इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी डिजाइन की गई है ताकि वो क्या कर सके, ज्यादा से ज्यादा आपका फूड का जो एब्जॉर्प्शन है उसको बढ़ा के क्या कर सके, उसको बढ़ा सके। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक एमसीक्यू आपको देखने को मिल रहा है, द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक्वायर्स। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या चाहिए होता है, पहला ऑप्शन दिया है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दूसरा दिया है क्लोरोफिल, तीसरा दिया है सनलाइट, और चौथा दिया है ऑल ऑफ द अबो। और ऑल ऑफ द अबो इज द राइट आंसर, क्योंकि अगर आप फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस देखोगे उसमें क्या होता है, उसमें किसको यूज करते हैं, रॉ मटेरियल जो यूज किया जाता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, और किसकी प्रेजेंस में होता है आपका, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट जो आती है आपकी उसको क्या करता है, ट्रैप करता है। ठीक है, इसलिए आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका ऑल ऑफ द अबोव। ठीक है, क्लियर, तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ आर फैट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडीज, वेयर डज दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस। ठीक है, फैट्स जो होते हैं हमारी बॉडी में उनका डाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, और ये जो फैट्स का जो डाइजेशन होता है ये कहाँ पे होता है हमारी बॉडी के अंदर, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो आंसर देखते हैं इसका क्या है, फैट्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, फैट्स जो होते हैं हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फैट्स जो बड़े बड़े लार्ज ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स द सिक्रीशन फ्रॉम द लीवर एंड पेनक्रियाज। अब आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है हमारी ड्यूडेनम, ड्यूडेनम में आके क्या होता है, दो ग्लैंड जो होते हैं हमारे, सॉरी ठीक है ना, दो जो ग्लैंड्स होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, अपनी सिक्रीशंस को कहाँ पोर करते हैं, ड्यूडेनम के अंदर। ठीक है, लीवर से आने वाला बाइल, लीवर क्या सिक्रीट करता है, बाइल सिक्रीट करता है, जो आता है आपका कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू। कहाँ ओपन होती है कॉमन बाइल डक्ट, ड्यूडेनम के अंदर। ठीक है, और दूसरा अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो दूसरी आती है आपकी कौन सी, पेनक्रियाटिक डक्ट आती है, जो कहाँ लेके आती है ब्लड को, पेनक्रियाटिक डक्ट आपका और कॉमन बाइल डक्ट मिलके क्या करती है, एक डक्ट बनाती है जिसका नाम है हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट, जो आपकी खुलती है ड्यूडेनम में। और दोनों के सिक्रीशन, बाइल और बाइल जो आपका लीवर सिक्रीट करता है वो आपका कहाँ आता है, ड्यूडेनम के अंदर। और आपका जो दूसरा होता है कौन सा, पेनक्रियाटिक जूस, जो कौन सिक्रेट करता है, पेनक्रियास सिक्रेट करता है, वो भी कहाँ आता है, वो भी आता है ड्यूडेनम के अंदर। और जब ड्यूडेनम में दोनों आते हैं, ठीक है, तो वहां पे ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, आपके फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट है, जिसकी की जो क्या होते हैं, लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं। ठीक है, चलो
तो द बाइल साल्ट ब्रेक डाउन द लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स सो दैट पेनक्रियाटिक एंजाइम लाइपेज कैन इजीली एक्ट ऑन दैट, है ना। तो पहले क्या होगा बेटा, पहले कौन एक्ट करेगा, जो बाइल होता है ना, बाइल जूस जो होता है, बाइल सॉल्ट होते हैं जो आपका लीवर के सिक्रीट, जो लीवर ने क्या सिक्रीट किया है, बाइल सिक्रीट किया है ना। बाइल में आपके दो चीज प्रेजेंट होती है, एक होती है बाइल जूस और दूसरे होते हैं बाइल सॉल्ट, ठीक है। तो बाइल सॉल्ट क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी बाइल सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं आपके बाइल के अंदर, है ना, जो लीवर से आया हुआ है, लीवर ने जो सिक्रीट किया है बाइल, वो क्या करते हैं, जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, पहले उनको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देते हैं और इसी प्रोसेस को कहा जाता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। अब छोटे छोटे प्रोसेस, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ने की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि जो एंजाइम लाइपेज है, ठीक है, वो क्या कर सके, उनमें आसानी से उनको क्या कर सके, उनके ऊपर एक्शन करके उसका फर्दर डाइजेशन कर सके, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। फैट्स आपके कहाँ डाइजेशन होता है, फैट्स का डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। फैट्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। The small intestine receives the secretion from the liver and pancreas. ठीक है, the bile salt from the liver break down the large fat globules into smaller globules so that they can so that the pancreatic enzyme lipase can easily act on them, and this is refers to as the emulsification of fats, and the process takes place in the small intestine। क्या होता है digestion of fats small intestine में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, What is the role of saliva in the digestion of food? फूड के डाइजेशन में सलाइवा का रोल क्या होता है, पहला ऑप्शन दिया है, सॉरी आंसर बताना है आपको। तो सलाइवा का क्या होता है रोल, सलाइवा का रोल होता है डाइजेशन में, पहला रोल होता है आपका इट मोइशन द फूड फॉर इजी swallowing, ठीक है ना। फूड को क्या कर देती है, गीला कर देती है ताकि हम आसानी से उसको swallow कर सके, निगल सके। दूसरा, इट कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज व्हिच ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर, ठीक है। दूसरा क्या करता है बेटा, इसके अंदर एक डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम है सलाइवरी एमाइलेज, जो क्या करता है, जो स्टार्च को शुगर में आपका कन्वर्ट कर देता है, मतलब फर्दर क्या कर देता है, ये आपका अगर देखोगे तो स्टार्च का डाइजेशन करके उसको सिंपल शुगर्स में या सिंपल उसको फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो सलाइवा का क्या रोल होता है हमारी बॉडी में, पहला रोल होता है आपका कि हमको फूड को निगलने में हेल्प करता है, और दूसरा क्या करता है, जो भी स्टार्च प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो स्टार्च को क्या करता है, स्टार्च का ब्रेक डाउन करने में, कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट, what are the necessary conditions for the autotrophic nutrition and what are its byproducts, ठीक है। तो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के लिए जो आपकी नेसेसरी कंडीशंस होती है वो क्या होती है, और दूसरा ऑप्शन दिया है कि उसके कौन कौन से बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है। जब ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है तो उसमें बनने वाले बाय प्रोडक्ट्स का नाम भी आपको बताना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दिया है आपको, सॉरी आंसर आएगा यहाँ पे, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन किसके थ्रू होता है, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन जो होता है वो होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, पिगमेंट एंड सनलाइट आर द नेसेसरी कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर ए ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो आपका किस किस की जरूरत होती है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन को परफॉर्म करने के लिए, CO2 की जरूरत होगी, वाटर की जरूरत होती है, क्लोरोफिल की जरूरत होगी, साथ ही साथ सनलाइट की जरूरत होती है, क्या होती है, सनलाइट की जरूरत होती है ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। और अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, तो जो मेन प्रोडक्ट फॉर्म होता है, मेन प्रोडक्ट तो वो होता है आपका कार्बोहाइड्रेट्स, और O2 क्या होता है, O2 जो ऑक्सीजन रिलीज होती है, O2 क्या होती है यहाँ पे बाय प्रोडक्ट होती है, ठीक है। तो नेसेसरी कंडीशंस फॉर द ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन इज द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, पिगमेंट एंड द सनलाइट, एंड द बाय प्रोडक्ट्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन आर द ऑक्सीजन, है ना, एंड द main product which is formed by the process of autotrophic nutrition is the carbohydrates or the glucose, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे हमारी एनसीईआरटी के क्वेश्चन खत्म हो गए, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी के न्यूट्रिशन वाले क्वेश्चन के, ठीक है, एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करेंगे फ्रॉम द टॉपिक न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर 6 के हम पहली प्रोसेसेस के क्वेश्चन देख रहे हैं। तो अभी हमने न्यूट्रिशन के एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट और आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब हम एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करेंगे जो आपके प्योरली बेस्ड होंगे फ्रॉम द कॉन्सेप्ट न्यूट्रिशन। पहला क्वेश्चन, नेम द फॉलोइंग, ठीक है, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, एक में 6 पार्ट दे दिए लेकिन आपको सिंपली यहाँ पे नाम बताना है। पहला ऑप्शन दिया है द प्रोसेस इन प्लांट दैट लिंक्स लाइट एनर्जी इनटू विद केमिकल एनर्जी, ठीक है, तो उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस।
फोटोसिंथेसिस में क्या होता है आपको पता है ना? फोटोसिंथेसिस में क्या होता है बताओ जरा। ठीक है, क्या करते हैं प्लांट, किसको ये करते हैं, सनलाइट को ट्रैप करते हैं, सनलाइट को ट्रैप करते हैं। तो सनलाइट क्या होती है, सनलाइट और लाइट एनर्जी बात एक हो गई। लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया जाता है, लाइट एनर्जी को फर्दर कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में, और ऐसी प्रोसेस होती है आपकी फोटोसिंथेसिस। दूसरा ऑप्शन है ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से बना सकते हैं उनको कहा जाता है ऑटोट्रोफिक। ठीक है, क्या बोला जाता है उनको, ऑटोट्रोफ्स कहा जाता है। ठीक है, तीसरा सेल्स दैट सराउंड स्टोमेटल पोर। ठीक है, स्टोमेटा को सराउंड करने वाले, स्टोमेटल पोर को सराउंड करने वाले सेल कौन से होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, सबको पता है। स्टोमेटा जो होते हैं आपके क्या होते हैं, स्टोमेटा आर दी सेल्स विच सराउंड दी स्टोमेटल पोर। नेक्स्ट द सेल ऑर्गेनिज्म वेयर फोटोसिंथेसिस ओकर्स। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है, सेल ऑर्गेनियल का नाम बताओ तो होता है क्लोरोप्लास्ट, है ना। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। क्या होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते उनको कहा जाता है हेटेरोट्रोफ्स। क्या कहा जाता है उनको, हेटेरोट्रोफ्स कहा जाता है। ठीक है, और लास्ट an enzyme secreted by gastric gland in stomach that act on the proteins। ठीक है, एक एंजाइम जिसको कौन सिक्रीट करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड में सिक्रीट किया जाता है, और जिसका एक्शन होता है प्रोटीन्स के डाइजेशन के लिए। तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा पेप्सिन। पेप्सिन इज सिक्रेटेड बाय द स्टोमक। ठीक है, पेप्सिन जो होता है स्टमक में सिक्रेट करता है, कौन सिक्रेट करता है स्टमक में, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, जो क्या करता है आपका प्रोटीन्स का डाइजेशन करता है, प्रोटीन्स के ऊपर एक्शन करता है। ठीक है, तो आंसर क्या है आपका, ठीक है आंसर होगा पेप्सिन। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चन थे हमारे, 6 क्वेश्चन के हमने आंसर दे लिए हैं। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हाउ डू द गार्ड सेल रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स। ठीक है, गार्ड सेल्स किस तरीके से रेगुलेट करते हैं स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज रेगुलेटेड बाय द गेन और लॉस ऑफ टर्जिडिटी इन द गार्ड सेल। ठीक है, ये क्वेश्चन में 1000 बार, अभी तक 1000 तो नहीं मतलब है ना, काफी बार डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, कि स्टोमेटा की जो ओपनिंग होती है, स्टोमेटा कब खुलेगा कब बंद होगा, किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल। ठीक है, कि गार्ड सेल के अंदर कितना टर्जर प्रेशर है। अगर टर्जर प्रेशर आपका हाई होता है तो स्टोमेटा बंद रहेगा, अगर आपका क्या है कम है तो आपका टर्जर प्रेशर के टाइम पे क्या हो जाएगा, स्टोमेटा खुल जाएगा। ठीक है, ड्यूरिंग ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा गार्ड सेल्स विथड्रॉ K+ आयंस फ्रॉम द सराउंडिंग एपिडर्मल सेल्स फॉलोड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम देम। ठीक है, तो जब आपकी क्या होती है, स्टोमेटा ओपन होता है, ठीक है, ड्यूरिंग ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा गार्ड सेल विथड्रॉ K+ आयंस। ठीक है, गार्ड सेल क्या कर लेते हैं, पोटेशियम आयंस को क्या कर लेते हैं बेटा, पोटेशियम आयंस को सराउंडिंग एपिडर्मल सेल से क्या कर लेते हैं, विथड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है आपका, जिसके बाद आपका होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, जैसे ही आपका वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, एज ए रिजल्ट गार्ड सेल स्वेल अप एंड बिकम टर्जिड। ठीक है, पानी जैसे ही जाएगा, पानी की जैसे ही एंट्री होगी गार्ड सेल के अंदर, गार्ड सेल कैसे हो जाएंगे, फूल जाएंगे, और वो कैसे हो जाएंगे, टर्जिड बन जाएंगे। ठीक है, देयर आउटर थिन एंड इलास्टिक वॉल बेंड आउटवर्ड followed by the outward movement of thicker inner mass. The latter creates a pore in between the two guard cells। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, जैसे इनकी क्या होगी, जैसे इनकी साइज बढ़ेगी तो क्या करेंगे, प्रेशर लगाएंगे, और प्रेशर लगाएंगे तो आपके जो गार्ड सेल होंगे उनकी क्या हो जाएगी, वो क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, और ड्यूरिंग क्लोजर मूवमेंट ऑफ स्टोमेटा गार्ड सेल सेंड आउट K+ आयंस। ठीक है, और जब स्टोमेटा आपके क्या होते हैं, बंद होते हैं, तो आपके गार्ड सेल्स क्या करते हैं, K+ आयंस को रिलीज कर देते हैं, और K+ आयंस जैसे रिलीज होगा तो आपका वाटर भी क्या हो जाएगा, आपका वाटर की जो एंट्री होती है वो भी क्या हो जाएगी आपकी, है ना, रिवर्स हो जाएगी। वाटर ऑल्सो पासेस आउट एंड गार्ड सेल्स बिकम फ्लेजिड। है ना, गार्ड सेल कैसे हो जाते हैं, फ्लेसिड हो जाते हैं। ठीक है, जो आप अभी फूले हुए थे ऐसे कैसे हो जाता है, सब कुछ आ जाता है। ठीक है, देयर इनर थिक वॉल्स कम टू टच ईच अदर एंड स्टोमेटल पोर्स गेट्स क्लोज। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या होता है, इस तरीके से आपका ओपनिंग और क्लोजिंग जो होती है स्टोमेटल पोर्स की, उसको गार्ड किया जाता है, उसको रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, चलो गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डू फ्रॉम द एग्जाम्पलर सीरीज। एग्जाम्पलर में क्वेश्चन दिए हुए लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर के फ्रॉम द टॉपिक न्यूट्रिशन।
ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हम कर चुके थे, दूसरा भी कर चुके थे, है ना। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is that two green plants are kept separatively in oxygen free containers, one in dark and other in a continuous light. Who will live longer? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है आपसे, ये क्वेश्चन दिया है कि दो प्लांट्स को अगर हम क्या रखें, ऑक्सीजन फ्री कंटेनर में रखें, एक को अगर हमने डार्क रूम में रख दिया जहां पे कोई लाइट नहीं रहेगी, और दूसरे को हमने क्या रख दिया, कंटिन्यूअस लाइट में रख दिया, तो कौन सा प्लांट जो है ज्यादा लंबा ग्रो करेगा या ज्यादा लंबे टाइम तक जीवित रहेगा? ठीक है, तो पहला क्वेश्चंस को समझने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं, प्लांट केप्ट इन कंटिन्यूअस लाइट विल लिव लॉन्गर. ठीक है, जो जिसको आप कंटिन्यूअस लाइट में रखोगे वो ज्यादा लंबे टाइम तक क्या कर पाएगा, जिंदा रह पाएगा. क्यों? क्योंकि उसके पास क्या होगा, लाइट रहेगी, और लाइट की मदद से वो क्या कर सकेगा, फूड को सिंथेसिस कर सकेगा, फूड का मैन्युफैक्चर कर सकेगा. और जब तक फूड की मैन्युफैक्चरिंग रहेगी तो क्या कर सकेगी, प्लांट के अंदर जो मेंटेनेंस और ग्रोथ है वो लगातार होती रहेगी, क्योंकि एनर्जी आपका सेल्स को मिलते रहेंगे, और जब सेल्स को एनर्जी मिलती रहेगी तो सेल्स अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करते रहेगा, और सेल्स उस एनर्जी और फूड रिसोर्सेज को यूज करके अपने आप को डिवाइड भी करते रहेगा. तो प्लांट के अंदर आपको ग्रोथ भी देखने को मिलेगी, और वहां पे प्लांट ज्यादा लंबे टाइम तक ग्रो कर सकेगा. ठीक है, या फिर जिंदा रह सकेगा. दूसरा, प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन इज फोटोसिंथेसिस, अवेलेबिलिटी ऑफ रेस्पिरेशन ऑफ द प्लांट. ठीक है, प्लांट कीप इन ऑक्सीजन फ्री कंटेनर केप्ट इन डार्क विल डाई विद इन अ फ्यू डेज ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड एंड ऑक्सीजन. ठीक है, जिस प्लांट को आप क्या रखोगे, डार्क में रखोगे, तो उसको ना तो ऑक्सीजन मिलेगी, ना उसको क्या मिलेगा, फूड मिलेगा. ठीक है, क्योंकि डार्क में ना तो सनलाइट पहुंचेगी, और सनलाइट नहीं पहुंचेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ऑक्सीजन भी नहीं होगा, और ऑक्सीजन नहीं होगा तो प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन भी नहीं हो पाएगा. ठीक है, और रेस्पिरेशन नहीं होगा तो उससे क्या होगा, ना तो एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएगा कोई प्लांट. ठीक है, तो वो प्लांट आपका ज्यादा लंबे टाइम तक ग्रो करेगा जिसके अंदर क्या है, जिसको हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअस लाइट में रखेंगे, बिकॉज द प्लांट विच विल बी केप्ट इन द कंटिन्यूअस लाइट विल बी एबल टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड हेंस the plant will be able to synthesize their own food and the oxygen which is required for the proper maintenance and growth of the life processes. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ ए प्लांट इज रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड टेकिंग ऑक्सीजन ड्यूरिंग द डे, डज इट मीन्स दैट देयर इज नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग? जस्टिफाई योर आंसर. ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है कि अगर कोई प्लांट, ठीक है, CO2 क्या कर रहा है, अगर कोई प्लांट CO2 को बाहर निकाल रहा है और ऑक्सीजन को अंदर ले रहा है ड्यूरिंग द डे, तो इसका मतलब ये होगा कि वहां पे कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है. अगर हो रहा है तो जस्टिफाई योर आंसर. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्लांट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड टेक्स इन ऑक्सीजन व्हेन फोटोसिंथेसिस आइदर एब्सेंट और टू स्मॉल और एज नॉट टू कंपनसेट फॉर द रेस्पिरेशन. मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया था उसके जस्टिफिकेशन में ये आंसर दिया है कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को तभी रिलीज करता है, तभी आपका क्या करता है, रिलीज करता है, जब या तो फोटोसिंथेसिस बिल्कुल ना हो रहा हो या बिल्कुल कम रेट पे हो रहा हो, जो इतना कम रेट होगी जो आपका रेस्पिरेशन को कंपनसेट ना कर पाए, तो उस वाले केस में आपका प्लांट्स क्या करते हैं, CO2 को रिलीज करते हैं. ठीक है, इन फोटोसिंथेसिस प्लांट एब्जॉर्ब CO2 एंड रिलीज O2. ठीक है, फोटोसिंथेसिस में क्या करता है, प्लांट CO2 को एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है. The normal rate of photosynthesis is many times the rate of respiration. ठीक है, जो नॉर्मल रेट होती है फोटोसिंथेसिस की, वो रेस्पिरेशन की जो रेट होती है उससे काफी ज्यादा होती है. As a result, CO2 produced during respiration is consumed and a lot of more is absorbed from the outside. Oxygen produced during photosynthesis is much more than required for the respiration. Therefore, oxygen passes out. ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि एज ए रिजल्ट जो भी CO2 प्रोड्यूस होगी रेस्पिरेशन के दौरान उसको कंज्यूम कर लिया जाएगा, एंड लॉट ऑफ मोर इज अब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द आउटसाइड. और उससे ज्यादा भी हमको क्या करना पड़ती है, फोटोसिंथेसिस की रेट को मैच करने के लिए जितना CO2 आपका क्या होता है रेस्पिरेशन के दौरान बनता है वो तो कंज्यूम हो ही जाता है, साथ ही साथ प्लांट को क्या करती है, बाहर से भी क्या करना पड़ता है, CO2 को एब्सॉर्ब करना पड़ता है. ठीक है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस मच मोर देन रिक्वायर्ड फॉर द रेस्पिरेशन. और जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है CO2 फोटोसिंथेसिस के दौरान वो रेस्पिरेशन के लिए जितनी चाहिए होती है उससे काफी ज्यादा होती है, इसलिए आपका क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है. ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब ये आपका जस्टिफिकेशन था आंसर का. ठीक है, कि अगर कोई प्लांट CO2 को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है,
और ऑक्सीजन को अंदर रह रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हाँ, इसका मतलब ये रहेगा कि देयर इज ए स्लो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और द फोटोसिंथेसिस इज एब्सेंट। चलो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉफ एंड हेटरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ किसको बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जिसके अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो कौन सा होता है? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। और हेटरोट्रॉफ किस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं? हेटरोट्रॉफ उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जिसके अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है? हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, यहाँ पे अपना खाना खुद से बनाते हैं, यहाँ पे अपना खाना क्या करते हैं? आउटसाइड सोर्सेस के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल जो होता है वो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म करता है। यहाँ पे हेटरोट्रॉफ के अंदर क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे जो एनर्जी होती है उसको ऑब्टेन किया जाता है सनलाइट से, और सनलाइट से जो आपकी सोलर एनर्जी आती है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है केमिकल एनर्जी में। ठीक है, इट डज नॉट रिक्वायर एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी एज द सेम इज प्रेजेंट इन द फूड ऑब्टेन फ्रॉम द आउटसाइड। ठीक है, तो इसको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, जो भी इसको एनर्जी चाहिए होती है वो कहाँ से मिल जाती है? फूड से मिल जाती है। फूड के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको यूटिलाइज करता है। ठीक है, डाइजेशन यहाँ पे किसी चीज का होता नहीं है, क्योंकि आपका जो है, ठीक है, ऑलरेडी जो सब्सटेंसेस बनते हैं वो क्या होते हैं आपके? काफी ज्यादा सिंपल और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, लाइक ग्लूकोज। और यहाँ पे जो आपको फूड ऑब्टेन करते हो आपका, तो वहां पे उसको डाइजेशन करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इज न्यूट्रिशन ए नेसेसिटी फॉर एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्या न्यूट्रिशन जो प्रोसेस है आपकी लाइफ प्रोसेस है वो एक ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है? डिस्कस करके अपना आंसर बताइए। ठीक है, तो कर लेते हैं डिस्कस। आंसर पहले में क्या कहेंगे? यस, न्यूट्रिशन इज मस्ट फॉर एन ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। ठीक है, न्यूट्रिशन होना, न्यूट्रिशन की प्रोसेस का होना क्यों जरूरी है? बहुत सारे कारणों की वजह से जरूरी है। ठीक है, तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन फूड? ठीक है, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा हमको। तो क्या होता है बेटा, सबसे पहले अगर आप देखोगे, फूड प्रोवाइड्स एनर्जी। ठीक है, फूड क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनर्जी इज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी ऑल द टाइम्स, वेदर स्लीप, टेकिंग रेस्ट और डूइंग वर्क। ठीक है, तो हमारी बॉडी चाहे सो रही हो, चाहे हमारी बॉडी कोई काम कर रही हो, चाहे हम बैठे हो, चाहे खड़े हो, हर काम के लिए, छोटे से बड़े काम के लिए हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, when the body is not doing any apparent work, energy is still being consumed in maintaining order. Further, biosynthetic activities continue for replacing materials being consumed or degraded. A number of other activities are going on all the time. ठीक है ना? हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती है, चाहे हम एक जगह बैठे रहे, चाहे एक जगह खड़े रहे, तो भी हमारे शरीर के अंदर जो सेल्स होते हैं और डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर लगातार इस तरह की एक्टिविटीज कंटिन्यू चलती रहती है। जैसे हमारा हार्ट लगातार बीट करते रहता है। ठीक है, ब्रीदिंग मूवमेंट हमारी लगातार होती रहती है। ठीक है, तो इस सब के लिए हमको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है? उस फूड से मिलती है जिसको हम कंज्यूम करते हैं, जिसको हम खाते हैं। ठीक है, ओके। दूसरा, बॉडी स्ट्रक्चर। बॉडी स्ट्रक्चर जो होते हैं आपके, ऑल बॉडी कंपोनेंट्स आर बिल्ट अप ऑफ द मटेरियल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फूड। ठीक है, जो बॉडी के अंदर जो भी स्ट्रक्चर होते हैं वो किसके बने होते हैं? वो आपके उन्हीं स्ट्रक्चर से बने होते हैं जिसको हमको कहाँ से मिलते हैं? वो स्ट्रक्चर जो हमको फूड में प्रेजेंट होते हैं, फूड से मिलते हैं। ठीक है, food is used in building protoplasm. More protoplasm is required for formation and enlargement of cells that part in the ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो फूड की जरूरत हमको क्या करती है? सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म को बिल्ड करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जितना ज्यादा प्रोटोप्लाज्म होगा उतनी अच्छी सेल की ग्रोथ होगी, और जितनी अच्छी सेल की ग्रोथ होगी वो क्या करेगा? फर्दर अपने आप को डिवाइड कर सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट, फूड प्रोवाइड मटेरियल्स फॉर द रिप्लेसमेंट एंड रिपेयर ऑफ द worn आउट और डैमेज स्ट्रक्चर्स। ठीक है, फूड से हमको क्या होता है? फूड हमारा को क्या करता है बेटा? रिप्लेसमेंट और रिपेयर प्रोवाइड करता है, किसका? डैमेज स्ट्रक्चर्स का, है ना? तो ये सारे क्या होते हैं? ये सारे रीजंस होते हैं आपके, जिसकी वजह से न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज अ नेसेसिटी फॉर एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन। What would happen if green plants disappear from the earth? अगर अर्थ से सारे ग्रीन प्लांट डिसअपियर हो जाएंगे तो क्या होगा? ठीक है, तो क्या होगा? herbivores will die of starvation followed by the carnivores and carnivores then decomposers। ठीक है, तो क्या हो जाएगी? हमारी फूड चेन जो है वो क्या हो जाएगी? हमारी हमारी जो फूड चेन है वो क्या हो जाएगी? बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर ग्रीन प्लांट नहीं है, ग्रीन प्लांट मतलब जो फूड चेन में प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर जो क्या करते हैं? खाने को प्रोड्यूस करते हैं, तो वही आप क्या करके हो जाएंगे? डिसअपियर हो जाएंगे। तो उनके ऊपर डिपेंडेंट कौन होते हैं? प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं हर्बीवोर्स। तो हर्बीवोर्स की डेथ हो जाएगी,
हर्बिवोर्स के बाद धीरे धीरे जैसे हर्बिवोर्स का नंबर कम होने लगेगा तो कार्निवोर्स को भूख लगने लगेगी, उनको अपना भोजन नहीं मिलेगा क्योंकि सारे हर्बिवोर्स मर चुके रहेंगे, तो कार्निवोर्स मरेंगे, और कार्निवोर्स के बाद कौन मरेंगे, डिकम्पोजर्स मरेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एक एक करके आपके सारे ऑर्गेनिज्म की डेथ होती जाएगी, डिसअपियर होते जाएंगे। ठीक है, क्यों क्यों होते जाएंगे, बिकॉज ऑफ द स्टारवेशन। ठीक है, भूखमरी के कारण वो धीरे धीरे मर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, leaves of a healthy plant were coated with Vaseline. Will this plant remain healthy for long? Give reasons for your answer. ठीक है, हमने क्या कर दिया, एक हेल्दी प्लांट की लीव्स को क्या कर दिया, वेस्लिन से कोट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि क्या वो प्लांट ज्यादा समय तक हेल्दी रह पाएगा तो कैसे रह पाएगा, अपना आंसर देके जस्टिफाई करिए। ठीक है, तो पहला यहाँ पे हम देखते हैं, द प्लांट विल नॉट रिमेन हेल्दी फॉर द लॉन्ग। ठीक है, जो प्लांट होगा वो हेल्दी क्यों नहीं रह पाएगा, कि वेस्लिन कवर्स द क्यूटिकल एंड ब्लॉक द स्टोमा। ठीक है, अगर हम प्लांट जो लीफ के ऊपर अगर हम क्या कर देंगे, वेस्लिन लगा देंगे, तो वेस्लिन क्या कर लेगा, जो मिनट आपके क्या होते हैं, मिनट पोर्स होते हैं स्टोमेटा, उनको ब्लॉक कर देगा, उनकी जो ओपनिंग और क्लोजिंग की जो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है या वेरियस सब्सटेंसेस मूव एंड मूव आउट करती है स्टोमेटा से, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो ब्लॉक हो जाएगी। और ब्लॉक हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, इट इज अनेबल टू ऑब्टेन ऑक्सीजन फॉर द एयर फॉर रेस्पिरेशन, ना तो उसको एयर मिल पाएगी रेस्पिरेशन के लिए। इट इज अनेबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एज नो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस फ्रॉम एयर। ठीक है, वो फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा क्योंकि आपका क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी एयर से आपकी लिव सेल्स तक जा नहीं पाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, आपकी सबसे जरूरी कंपोनेंट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। तीसरा, इन द एब्सेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन द लीव्स गेट हीटेड अप एंड इंजर्ड। ठीक है, अगर आपका ट्रांसपिरेशन के टाइम पे एब्सेंस होगा तो आपका क्या होगा, लीव्स क्या हो जाएगी, हीटेड अप हो जाएगी और आपकी क्या हो जाएगी, इंजर हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं, ये आपके अगर आप वेस्लिन से कोट कर दोगे एक प्लांट को, ठीक है, तो क्या होगा, है ना, वो कब तक हेल्दी रह पाएगा, कब तक नहीं रह पाएगा, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो गाइस, तो आज के हमने कुछ क्वेश्चन देखे न्यूट्रिशन वाले चैप्टर से, है ना। इस न्यूट्रिशन वाले चैप्टर के बाद कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे रेस्पिरेशन से, रेस्पिरेशन के बाद हम देखेंगे कुछ आपके पूरे लाइफ प्रोसेसेस वाले चैप्टर से, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन वाले पार्ट से। तो प्लीज, ठीक है, आप लोग आइए रहेगा, है ना, ये क्लास आपकी अब यहाँ खत्म होती है। ठीक है, यू कैन यूज माय रेफरल कोड SP Dev10 को यूज कर सकते हो आप, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, प्लस का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हो, या फिर आप किसका सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, या फिर आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, तो ठीक है। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन दिस सेशन। आई होप आपको मजा आया होगा, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और सारे क्वेश्चंस मैं आपके साथ लेटर ऑन डिस्कस करूंगा अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ठीक है, घर पे रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, प्लीज लाइक कीजिए इस सेशन को। एंड गाइस, ठीक है, यू विल बी एबल टू सी मोर अमेजिंग कंटेंट फ्रॉम माय साइड ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल। सो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, और डेली क्लासेस को अटेंड करिए ताकि आपका बेस्ट ऑफ द बेस्ट आप अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, ओके गाइस, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।